So this is a quantum bell that is showing or potential energy diagram regarding the harmonic oscillator. हार्मोनिक ऑसिलेटर वो आइडियल ऑसिलेटर हुआ जिसमें ना तो स्प्रिंग कभी टूटेगा, ना उसमें एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेच, यानी बॉन्ड को आपने स्ट्रेच कर दिया तो उसकी लेंथ जो है जितना स्ट्रेच आया उतना कंप्रेशन आ रहा है। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो उसको हम सिमेट्रिकल स्ट्रेच और सिमेट्रिकल कंप्रेशन बोलते हैं। लेकिन स्ट्रेच ज़्यादा है और कंप्रेशन कम है तो जब इस तरह की बात आएगी तो उसमें डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती हैं और उसको हम एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेच भी बोल सकते हैं या फिर उसको हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर भी बोल सकते हैं। इसमें जो है जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड आपको जो नज़र आ रहे हैं, ऑल आर इक्वली स्पेस्ड वाइब्रेशनल लेवल्स। तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा उसमें जो है वो इक्वली स्पेस्ड आपके पास वाइब्रेशनल लेवल्स नहीं होंगे। एक्चुअल मॉलिक्यूल जो है बहुत ही डिफरेंट तरह से बिहेव करता है। एक्चुअल मॉलिक्यूल के लिए जो है वो क्वांटम बेल या पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जो इस तरह का आता है। सो सी हियर, व्हेन द बॉन्ड इज कंप्रेस्ड तो पोटेंशियल एनर्जी एकदम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जा रही है, इसीलिए सीधी लाइन जो ग्राफ में आ रही है पोटेंशियल एनर्जी के डायग्राम में जब कंप्रेस हो रहा है, ये कंप्रेशन वाला है। और जब आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ऊपर देखो स्प्रिंग टूट जा रहा है या बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जा रहा है, मीन्स एटम्स दे आर सेपरेटिंग। सो दैट इज द एक्चुअल सिचुएशन इन केस इट इज ए मॉलिक्यूल। जो पीछे हमने डिस्कस किया वो आइडियल बिहेवियर है किसी भी चीज का। किसका? मॉलिक्यूल का आइडियल बिहेवियर कि उसमें अच्छा स्प्रिंग लगा है, वो टूटेगा नहीं, सिमेट्रिकल स्ट्रेच है। जबकि मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है वो फ्रेगाइल है, अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से आगे आप उसको खींचते हो तो टूट सकता है। और जब एटम्स क्लोज आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो वो एकदम इंक्रीज हो जा रही है। इसमें जो है वो स्पेसिंग थोड़ी सी डिफर कर जाती है, दैट डिफर्स हियर। सो सी, जो नीचे है उनकी स्पेसिंग अलग है, जो ऊपर एनर्जी लेवल है उनके बीच में स्पेसिंग बहुत कम है, उनके बीच में स्पेसिंग बहुत कम है। तो जब भी एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में चेंज आएगी, देन फ्रॉम हेयर टू हेयर देर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी। सो दिस इज द, you can say, fundamental frequency band that will exist in the spectra। ये जो है वो सिंपल फंडामेंटल बैंड होगा जो स्पेक्ट्रा में जो वो आपको नजर आएगा। अगर वन लेवल से डायरेक्टली सेकंड लेवल तक एनर्जी चेंज आती है तो उसको हम ओवरटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ओवरटोन बोलते हैं। दैट इज द फर्स्ट ओवरटोन। अगर फर्स्ट से थर्ड में जाता है तो उसको हम बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। क्या बोलते हैं उसको हम? सेकंड ओवरटोन। लेकिन जितने भी आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस हैं विच आर अकरिंग ओनली ड्यू टू द डेल्टा एन प्लस माइनस वन, मीन्स वन लेवल टू द अनदर, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पे, वो ही सारी इंपॉर्टेंट होती हैं और उन्हीं के बेस पर आप जो वो स्पेक्ट्रा डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो किस तरह से स्पेसिंग नजर आती है। ये जो एच म्यू का गैप है, दिस वन here you are looking gap of this one from ground state, ये 0 point energy है, half h mu, it is 3/2 h mu, the gap is h mu unit। तो ये जो गैप है that is corresponding to a well defined line in the spectra। ये लाइन जो है वो नजर आ रही है, लेकिन 0 से लेके 2 h mu के लिए आपके पास बहुत ही छोटा पॉइंट आ रहा है, दिस इज ओवरटोन। ये कौन सा पॉइंट है? दैट इज द ओवरटोन। और ये जो बैंड है दैट इज टर्म्ड एज द फंडामेंटल बैंड। क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल बैंड। दिस इज ओवरटोन। ओवरटोन इतना छोटा होता है स्पेक्ट्रा में कि कई बार तो क्लियरली आप उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ जी ये ओवरटोन है बाय सिंपल चेकिंग। लेकिन जितने भी छोटे
छोटी एब्जॉर्प्शंस आएंगी, उनको हम क्या बोलते हैं, ओवरटोन्स बोलते हैं। लास्ट दिस वन, जब भी लाइट है या आईआर है वो मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगी, तो मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करने पर जो है मॉलिक्यूल ऑसिलेशन में सेट हो जाएगा, मींस इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो ये सामने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है आपको, ऊपर भी हाइड्रोजन एटम है, नीचे भी हाइड्रोजन एटम है, और बीच में जो वो दोनों के बीच में जो साफ्ट नजर आ रही है, दैट इज द बॉन्ड विच इज स्ट्रेचेबल। सो इट इज स्ट्रेचिंग ड्यू टू द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये स्ट्रेच इतना सिमेट्रिक है कि इसमें एक एटम जितना डिस्टेंस पे जा रहा है उतना ही दूसरा एटम जो डिस्टेंस पे जा रहा है। तो एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं आ रही है, देयर इज नो चेंज इन द डाइपोल मोमेंट। सो दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया कि जब भी आईआर इंटरेक्ट करती है मॉलिक्यूल के साथ तो उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए। अगर चेंज होता है तो वो आईआर को अब्सॉर्ब करेगा, अगर चेंज नहीं होता है तो आईआर अब्सॉर्प्शन नहीं शो करेगा। सो हाइड्रोजन लाइक मॉलिक्यूल विच इज हैविंग द जीरो डाइपोल मोमेंट, दे डू नॉट oscillate in the IR. So this means their spectra will not be absorbed at all. तो ये जरूरी है कि मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट जो है वो चेंज होना चाहिए। सो दिस इज द मॉलिक्यूल HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल में क्लोरीन हैवी है, हाइड्रोजन स्मॉलर है। सो इन दिस केस व्हेन इट इज interacting with the IR, there is appreciable change in the dipole moment. So this means it is IR active. It is IR active. तो IR जो है उसके साथ इंटरेक्ट करेगी तो आपके पास HCl का स्पेक्ट्रा जो है वो ऑब्जॉर्ब किया जा सकता है। So that we have discussed frequency of oscillation on the quantized, it is n plus half h mu. And if it is not h mu absorbed, 2h mu absorbed, then it is the overtone and oscillating electrical dipole moment that we have discussed. मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन इतनी सिंपल नहीं होती है, ये वाटर की मॉलिक्यूल की वाइब्रेशंस हैं, तो इनको फिलहाल तो देखने से अजीब लग रहा है कि किस साइड को ऑसिलेट कर रहा है और किस साइड को ऑसिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन इस मोशन को आप जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिटिंग से आपके पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑसिलेशंस आएंगी। अब आप इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये जो फर्स्ट मोशन है इसको बेंड भी बोलते हैं, या वी कैन से इट इज जस्ट लाइक ए सीजर, कैंची की तरह चल रहा है। ये किसकी तरह है? सीजरिंग मोशन है। दिस इज ए स्ट्रेच मोशन हियर। तो इसमें जो स्ट्रेच है, तो स्ट्रेच किस तरह का है? दोनों एटम जो है किसके? हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन से इक्वल डिस्टेंस पे जा रहे हैं और सिमेट्रिकल स्ट्रेच है। क्या बोलेंगे इसको? सिमेट्रिकल स्ट्रेच। नीचे जो स्ट्रेच है वो भी स्ट्रेच है, लेकिन एक साइड कंप्रेशन आ रही है, एक साइड स्ट्रेच हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेच। क्या बोलेंगे इसको? एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेच। यूजली जो भी आपके पास मॉलिक्यूल होता है उसमें वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला 3n-6 व्हेन इट इज ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। वाटर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ एटम्स आपने इसमें सब्स्टिट्यूट करने हैं, और जैसे यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हो आप, तो कितने एटम है वाटर में? 3, एक ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन का, तो 3n-6, 3 इंटू 3 कितने हो गए? 9, 9-6 कितने आ गए? 3। इट मीन्स इट इज हैविंग 3 नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन ये है, सेकेंड वाइब्रेशन ये है, थर्ड वाइब्रेशन ये है। तो वाइब्रेशंस वैसे बुक में दी है, मैं बुक से भी थोड़ा सा चैप्टर उठाऊंगा। वहां सीजरिंग मोशन किसको बोलते हैं, रॉकिंग किसको बोलते हैं, बैगिंग किसको बोलते हैं, और ट्विस्टिंग किसको बोलते हैं। वैसे तो वर्ड अपने आप में इंडिकेटरी है कि सीजरिंग मोशन क्या? सीजर की तरह चलने वाली। रॉकिंग जस्ट लाइक ए यू के आर बीटिंग ए बैंड, एंड ट्विस्ट मीन्स यू आर बेंडिंग इट। और उसमें जो वो कि बेंडिंग है तो इन प्लेन बेंडिंग है या आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग है।
ये इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग क्या होती हैं, जैसे जैसे आप स्पेक्ट्रा डिस्कस करते जाओगे वैसे वैसे आपको इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग जो है वो नजर आ जाएंगी या वहां पर क्लियर होती जाएंगी. So this is one type of vibration in the water molecule. This is another type. So first it is scissoring motion, or you can say bend. This is the symmetrical stretch. This is anti-symmetrical stretch. तो हर एक बेंड के लिए जो अलग अलग क्वांटम बेल जो बनेगा. तो बेंड के लिए क्वांटम बेल जो वो आपके पास फ्लैटर बना हुआ है, इसमें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड नहीं है, तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है. किसकी तरह बिहेव कर रहा है? हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह. लेकिन जो सिमेट्रिकल स्ट्रेच है उसमें आपके पास जो अभी लास्ट में हमने डिस्कस किया कि इस तरह का क्वांटम बेल बनता है, वही क्वांटम बेल बना है. इट इज फॉर द रियल मॉलिक्यूल. जो एंटी सिमेट्रिक है उसके लिए भी क्वांटम बेल जो वो उसी की तरह का बना हुआ है. सिंस क्वांटम बेल इज सिमिलर, इसका मतलब जहां ये एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्जॉर्प्शन सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की थोड़ी बहुत आसपास होगी. लेकिन बेंड के केस में आपको दिख रहा है कि क्वांटम बेल जो है काफी फ्लैटर है, तो इसका मतलब ये जो है वो अलग जगह पे आपके पास जो है वो अपीयर होगा. तो कहां कहां अपीयर होंगे, तो कैसे कैसे आपने इसको चेक करना है. बेंडिंग के लिए मॉलिक्यूल को बहुत कम एनर्जी लगती है. एक वायर ले लो, उसको अगर आपने बेंड करना है तो बेंड करने के लिए बड़ी कम एनर्जी लगेगी. तो 1500 से नीचे नीचे जो एनर्जी यूटिलाइज होगी या 1500 के बिलो, दैट इज रिगार्डिंग द यू कैन से बेंडिंग मोशंस. जितनी बेंडिंग मोशंस हैं 1500 से नीचे नीचे आती हैं. जितनी स्ट्रेच मोशंस हैं दे कम नियर बाई 300. तो यहां तो इसने मेरे ख्याल से 35 के अराउंड जो शो की है, तो वो अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होती है. OH के लिए अलग होती है. OH का जो स्ट्रेच है वो 3400 सेंटीमीटर इनवर्स से आगे या 3600 सेंटीमीटर इनवर्स तक आता है. कहां से लेकर 3400 सेंटीमीटर से लेकर के 3600 सेंटीमीटर इनवर्स तक. तो ये दोनों सिमेट्रिकल और एंटी सिमेट्रिकल स्ट्रेच जो हैं वो इकट्ठे सो गए हैं, जबकि बेंडिंग मोशन जो है दैट इज सोन एट ए वेरी लेस फ्रीक्वेंसी. दिस इज द केस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में देखो, फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है इसमें बेंडिंग मोशन है. अब जो सेंट्रल का कार्बन एटम है उसको एक ही जगह पे रख दो, और जो दो आपके पास क्या है एटम्स हैं उनको आप बेंड करना स्टार्ट कर दो. तो क्या हो गया, एक ही प्लेन में रख के बेंड किया जा सकता है इनको. सो इट इज इन प्लेन बेंडिंग. दूसरी वाली आपको फिलहाल तो कोई खास नजर नहीं आ रही कि सेकंड किस तरह की है, लेकिन ये आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग है. इसमें जो है एक एटम एक ही के बीच में रह रहा है, एक प्लेन के बीच में. ऑक्सीजन एटम जो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे जा रहे हैं. थर्ड जो है दैट इज सिमेट्रिकल स्ट्रेच और सिमेट्रिकल बेंड. जब दोनों एटम अंदर की तरफ आ रहे हैं या दोनों एटम जो है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, इट इज सिमेट्रिकल स्ट्रेच और सिमेट्रिकल बेंड. सबसे लास्ट वाला जो है दैट इज एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेच. किस तरह का स्ट्रेच है? एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेच जो है वो थर्ड स्ट्रेच है. तो इस तरह की 4 वाइब्रेशंस इसमें आ रही हैं. पहली वाली पॉसिबल है, दूसरी वाली पॉसिबल है. दीज आर बेंडिंग वाइब्रेशंस एंड दे आर अकम्पनीड विद द चेंज इन डाइपोल मोमेंट. तो ये दोनों जो वो IR एक्टिव हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का इटसेल्फ डाइपोल मोमेंट 0 होता है, तो सिमेट्रिकल स्ट्रेच में डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा जहां सिमेट्रिकल स्ट्रेच है. तो थर्ड वाइब्रेशन जो वो IR में नजर नहीं आएगी. फोर्थ एंटी सिमेट्रिक है, तो उसमें जो डाइपोल मोमेंट पक्का चेंज होगा. एक साइड डिस्टेंस कम रह रही है, दूसरी साइड डिस्टेंस ज्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि नेट डाइपोल मोमेंट चेंज ये शो करेगा. सो इट मींस फर्स्ट, सेकंड और लास्ट ये वाइब्रेशंस IR में नजर आएंगी. पहली 2 बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं, तो एक बैंड इन दोनों का नजर आएगा क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, और एक जो स्ट्रेच का नजर आएगा जो सबसे लास्ट में आ रही है. बेंड के लिए कम एनर्जी लगती है, तो उसके लिए
बैंड जो है वो 1500 से बिलो आएगा, और जो स्ट्रेच है उसके लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, तो उसके लिए बैंड जो है वो 1500 से अबव आता है, दैट कम्स अबव 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। सो सी हियर, ये जो आपके पास बैंड है, जो बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं, दैट इज नियर बाई 600 सेंटीमीटर इनवर्स। मेरे ख्याल से आपको क्लियरली विजिबल नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट स्पेक्ट्रा है नहीं है, लेकिन फिर भी कहाँ आ रहा है, ये 600 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। और जो स्ट्रेच है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है वो 2800 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आ रही है। अभी ये एग्जैक्ट स्पेक्ट्रा नहीं है, एग्जैक्ट स्पेक्ट्रा आपके पास आएगा तो वो वैल्यूज आपने याद करनी है, ना कि इनकी वैल्यूज आपने याद करनी है। ये केवल शो ऑफ करने के लिए आपको कि कहाँ स्पेक्ट्रा जो है वो किस किस तरह से, किस किस मालिक के बैंड का कहाँ आता है और स्ट्रेच का कहाँ आता है। जनरल तौर पे बताने की बात यही है कि बेंड करने के लिए कम एनर्जी लगती है तो 1500 से नीचे नीचे आएगा, और अगर स्ट्रेच है तो स्ट्रेच करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, दैट विल अकर एट मोर देन द 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल पेंटेन। तो पेंटेन का जो स्पेक्ट्रा किस तरह से आएगा, तो इसको भी छोड़ दीजिए, इससे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये हेक्सेन का स्पेक्ट्रा है, इसमें एक एक आप जो है वो स्पेक्ट्रल लाइन उठा करके जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो पहली स्पेक्ट्रल लाइन मैंने यहां पर उठाई हेक्सेन की, ये वाली स्पेक्ट्रल लाइन उठाई, फर्स्ट लाइन दिस वन, व्हाट ही इज स्टेटिंग अबाउट दिस वन। पहले ये मोशन किस तरह की है, सो सी हियर, two atoms they are coming inside and one atom it is stretched outside। इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है। क्या हुआ, ये एंटी सिमेट्रिक। तो क्या लिख रहा है नीचे, पीक एट 2962 सेंटीमीटर इनवर्स असाइन टू द एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेच ऑफ CH3 ग्रुप। तो हेक्सेन का मॉलिक्यूल है ये, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सेन। तो हेक्सेन में जो है क्या है, CH3 और CH2 होंगे, तो CH3 का एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेच जो है वो 2962। तो आपने जब भी स्पेक्ट्रा चेक करना है तो यहां तो बहुत डिटेल में दे रखा है इसने मेरे पास कि हाँ जी ये एक पीक किसकी है, दूसरी पीक किसकी है। आपने जनरल तौर पे देखना है वेदर यू आर गेटिंग सम पीक्स एट 2800 टू 2900 सेंटीमीटर इनवर्स। 3000 तक भी हो सकता है क्योंकि 2962 है तो 30 तक भी पहुंच सकता है ये। तो 2800 से लेके 3000 के बीच में जो भी पीक्स आएंगी that are related to the symmetric and anti-symmetric stretch or CH3, CH2 और CH। अल्केन्स का पार्ट है CH3, CH2 और CH। तो जब भी 2800 से लेकर के आपके पास जो है वो कितने तक, 3000 सेंटीमीटर इनवर्स तक जो है वो पीक्स आ रही हैं, that are due to the CH3 ग्रुप्स। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो आपके पास नजर आ रहा है यहां पर, all this is due to the CH3 group। What is this? At 2872 सेंटीमीटर CH3 सिमेट्रिकल स्ट्रेच। तो इसमें देखो तीनों एटम जो हैं वो क्लोजर आ रहे हैं, तीनों एटम बाहर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज द सिमेट्रिकल स्ट्रेच। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए ज्यादा एनर्जी थी, किसके लिए, 2962, ठीक है, या और सिमेट्रिकल स्ट्रेच के लिए आपके पास क्या है, कम एनर्जी लग रही है। तो जब भी आपके पास सिमेट्रिकल स्ट्रेच आता है यू आर हैविंग लेसर एनर्जी और लेसर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, और जब आपके पास एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेच आता है तो उसके लिए जो वो ज्यादा एनर्जी लगती है। एंटी सिमेट्रिक के लिए एक्सेस और सिमेट्रिक के लिए कम। ये तो आ गई स्ट्रेच। अब इसमें और तरह की किस तरह की होती है, बेंडिंग हो सकती है। सो सी हियर, दिस इज बेंडिंग, जो किस तरह का है, सीजरिंग मोशन है ये, जैसे कैंची चलती है सीजर उसकी तरह है। सो द सीजरिंग मोशन इट इज एट 1455 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अल्केन्स में आपके पास स्पेक्ट्रा देखा है, स्पेक्ट्रा में अगर आपके पास 1455 सेंटीमीटर इनवर्स पे पीक आ रही है, दैट आर ड्यू टू द बेंडिंग वाइब्रेशंस। किसकी वजह से है, बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से है। तो CH3 का बेंडिंग होगा, यहां इन प्लेन बेंडिंग होगी, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग होगी। इसको अम्ब्रेला इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अम्ब्रेला इफेक्ट। तो जैसे छाता जो फ्लिप होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो अम्ब्रेला इफेक्ट जो वो 1375 सेंटीमीटर इनवर्स पे आता है। किस पे आता है,
1375 सेंटीमीटर इनवर्स से। इससे पीछे जितना है फिंगरप्रिंट रीजन है, ये पीक शायद ये देगा, ये रॉकिंग मोशन है जिसको वो शो कर रहा है। तो वैसे तो जब आप स्पेक्ट्रा बिल्कुल आपको मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पता ना हो तो इतनी छोटी छोटी पीक्स एनालाइज करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जनरल तौर पर आइडिया लिया जा सकता है कि अगर यहां पर पीक आ रही है तो इसमें कौन सा ग्रुप हो सकता है, और अगर दूसरी जगह पे पीक आ रही है तो कौन सा ग्रुप हो सकता है। इस स्पेक्ट्रा से केवल इतना ही पता चला कि 2800 से लेके 3000 के बीच में, ये याद करने के लिए है। अगर आपके पास पीक्स आती हैं, दैट पीक्स आर ड्यू टू CH3, CH2 और CH। 1455 पे क्या था, बेंडिंग सीजरिंग मोशन थी। 1375 सेंटीमीटर इनवर्स पे आपके पास क्या आ रहा था, दैट वाज ड्यू टू द you can say umbrella effect, that is umbrella stretch bend, sorry, this is the umbrella bend and that is the you can say CH2 bend, it is सीजरिंग मोशन है, ये सीजरिंग मोशन को जो वो शो कर रहा है। इसी तरह से कई मॉलिक्यूल जो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स। कुछ एक और मॉलिक्यूल जो मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं यहां पर, लीव दिस वन आल्सो। Now here it is a double bond in the molecule, so it is one hexene। तो अब हेक्सीन का मॉलिक्यूल आ गया तो इसमें क्या चेंज आएगी, एक डबल बॉन्ड है, सो वी हैव टू सर्च द सिग्नल ड्यू टू द डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की वजह से सिग्नल सर्च करना है, वो देखो ये लाइन में मैंने यहां क्लिक किया, दिस लाइन, दैट सिग्नल इज ड्यू टू द स्ट्रेच ऑफ द डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का स्ट्रेच जो है वो आपके पास जो है दैट इज कमिंग एट 1642 सेंटीमीटर इनवर्स। कितने पे आ रहा है, 1642 पे। तो अब याद करने वाली बात आती है कि हाँ जी, कहाँ बैंड आपको, कहाँ ये बैंड आपका नजर आ रहा है, कहाँ नहीं नजर आ रहा है, तो उसके बेस पर जो है वो आप उसको स्ट्रक्चर को जो वो एनालाइज कर सकते हो। तो चलो इसमें तो आ गया डबल बॉन्ड, लेकिन आपने ये भी देखना है कि CH3 या CH2 तो कहाँ आएगा, 3000 के आसपास। तो देखो बोला जरा यहां पर बैंड्स, दिस वन और दिस वन, ये जितने भी बैंड्स हैं इनको अगर वैसे आपने याद नहीं करना है कि सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है या क्या है, लेकिन ये सारे के सारे बैंड किसकी वजह से आ रहे हैं, देट आर ड्यू टू द एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिकल स्ट्रेच ऑफ CH3 और CH2 ग्रुप। यहां एक बैंड सबसे लास्ट में आ रहा है, ये दिस वन बैंड। व्हाट इज दिस वन, ये जो CH2 ग्रुप है उसका जो एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेच है वो सिंपल अल्केन से आगे आ रहा है। कहां पर, दैट इज अकरिंग एट 3080। ऐसा क्यों हो गया,